नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना शर्मा। हमने पिछले वीडियो में समावेशी शिक्षा के अवधारणा को अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्यों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आज इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, आवश्यकताएं, उसके महत्व एवं विभिन्न शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा में सर्वप्रथम हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं। इसकी पहली विशेषता जो इसके अर्थ से संबंधित है कि प्रत्येक वर्ग के बालकों हेतु, अर्थात समावेशी शिक्षा में बालकों के वर्ग के आधार पर, उनकी क्षमताओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ सामान्य एवं विशिष्ट दोनों ही प्रकार के बालक अध्ययनरत हो सकते हैं। इसलिए ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसे अन्य प्रकार की शिक्षा के तरीकों को या मोड से अलग करती है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें मानसिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। समावेशी शिक्षा बालकों की आयु के अनुसार, जैसे कि सामान्य शिक्षा के दौरान, सामान्य विद्यालयों में प्रवेश के दौरान होता है कि बालकों की आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए उनका विद्यालय में प्रवेश होता है या कक्षा उनकी निर्धारित की जाती है, जबकि यहाँ पर कक्षा के निर्धारण में उनके मानसिक स्तर का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है या उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है जितना कि उसके अन्य क्राइटेरियाओं का ध्यान रखते हैं। इसकी अगली विशेषता में कहा गया है कि इसमें दिव्यांग बालकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। चूंकि हमने देखा है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालक दोनों को ही समान दर्जा दिया जाता है, तो विशिष्ट बालकों को वहां अध्ययन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए उनके अनुसार उनकी व्यवस्थाएं भी विशेष रूप से की जाती हैं। यहाँ दिव्यांग बालकों से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक, खासतौर पर शारीरिक रूप से जो बालक या तो अपंग हैं, किसी और व्याधि से ग्रसित हैं और उस व्याधि की वजह से उनके अधिगम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो उस बाधा को दूर करने का विशेष प्रयास इन विद्यालयों में किया जाता है या इस शिक्षा के दौरान रखा गया है। इसकी अगली विशेषता है समान वातावरण। समावेशी शिक्षा देने के समय या ऐसे विद्यालयों में वातावरण सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के लिए एक जैसा रखा जाता है। कल हमने चर्चा की थी कि एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत इस प्रकार के यानी दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, किंतु वहां पर सामान्य बालकों पर अलग ध्यान या अलग पाठ्यक्रम और विशिष्ट बालकों पर अलग तरह की शिक्षण का प्रभाव रहता है या दिया जाता है, जबकि समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं किया जाता। इसकी अगली विशेषता के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता है। चूंकि समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य है कि बालकों को, ऐसे बालक जो विशेष हैं या विशिष्ट हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, ये उसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आवश्यकता उन्हें पड़ती है कि वो विशिष्ट बालकों को भी विद्यालय स्तर पे ही आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। विशिष्ट बालकों में इस प्रकार की भावना का विकास ना करें जिससे कि वो सामान्य बालकों से अपने आप को हे या हीन दृष्टि से देखें और हमेशा किसी न किसी रूप में उन बालकों पर या अन्य लोगों पर वो निर्भर हो सके। उनको वहीं पे विद्यालय में इस प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए कि वो स्वयं अपने आप आत्मनिर्भर हो सके और भविष्य में समाज की मुख्य धारा से अपने आप को आसानी से जोड़ सके। समावेशी शिक्षा की अगली विशेषता है कि इसमें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अवसर दिए जाते हैं। यानी यहाँ पर विशिष्ट एवं सामान्य बालकों के सिर्फ ज्ञानात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि उनके संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि विशिष्ट बालक हर एक कार्य में प्रवीण हो सके ये अनिवार्य नहीं है। क्योंकि हमने बात की है कि यहाँ दिव्यांग बालक भी या मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसमें किसी और तरह की खूबी हो सकती है या और तरह का विशिष्ट कौशल उनमें हो सकता है, तो उनको बढ़ाने या उनको उभारने, उनमें सृजनात्मकता का विकास करने में भी समावेशी शिक्षा सहयोग प्रदान करती है।
इसकी अगली विशेषता में कहा गया है कि इसमें विद्यालय की व्यवस्था बालकों की आवश्यकता अनुरूप होती है। जो हमने पहले भी देखा है कि दिव्यांग बालकों के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ की जाती है, यानी पूरे विद्यालय की व्यवस्था किस किस प्रकार की विशेषताओं वाले बालक हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाती है। वो चाहे उनकी बैठक व्यवस्था हो, उनका पाठ्यक्रम हो या शिक्षकों की नियुक्ति हो, इन सभी चीजों पर यहाँ ध्यान दिया जाता है। इसकी अंतिम विशेषता है कि असमर्थ बालकों के प्रति दृष्टिकोण व अभिवृत्ति में बदलाव का प्रयास, जो सामान्यतः या मुख्य रूप से सामान्य विद्यालयों में देखने को नहीं मिलता। सामान्य विद्यालयों में हम देखते हैं कि एक शिक्षक का दृष्टिकोण सामान्य बालक के प्रति अलग एवं विशिष्ट बालकों के प्रति अलग होता है। ये दृष्टिकोण और ये विचारधारा समाज में भी व्याप्त है और विद्यालयों में भी व्याप्त होती है। जबकि समावेशी शिक्षा के दौरान यह प्रयास किया जाता है कि स्कूल, अध्यापक या समाज, इन सबका नजरिया या अभिवृत्ति असमर्थ बालकों के प्रति या विशिष्ट बालकों के प्रति परिवर्तित हो, यानी वो उनको हेय दृष्टि से या दया की दृष्टि से ना देखें, इसका प्रयास वहां पर करवाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन विशेषताओं को लेते हुए समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालयों को तैयार किया जाता है। समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के उपरांत हम देखते हैं कि वर्तमान संदर्भ में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। इसके क्या कारण थे कि आज के समय में समावेशी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया या हमारे पाठ्यक्रम में इसको स्थान दिया गया। इसका पहला जो बिंदु है वो है शिक्षा की सर्वव्यापकता। हमारा संविधान ये कहता है, जो हम अगले पॉइंट में भी देखेंगे, कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए आवश्यक है अपने जीवन को सुव्यवस्थित या सुसंस्कृत बनाने के लिए। यानी सभ्य समाज की रचना के लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए वे बालक भी इससे वंचित ना रह जाएं जो किसी न किसी प्राकृतिक कारण से असक्षम है या अपना कार्य नहीं कर सकता या शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तो ऐसे बालकों को भी शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। इसकी दूसरी हमें आवश्यकता थी कि हमारे संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। हमारा संविधान यानी लोकतंत्रात्मक देश का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बालक को शिक्षा दी जाए। तो हम अपने उन संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ऐसे बालकों को भी शिक्षा प्रदान करें जो किन्हीं कारणोंवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं जिनके कारण से वो सामान्य विद्यालयों में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बालकों को शिक्षा देने का कार्य समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किया गया। इसकी अगली आवश्यकता के रूप में है राष्ट्र का विकास। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि कोई भी राष्ट्र या देश सफल तभी होता है जब उस देश के नागरिक सभ्य, सुसंस्कृत एवं शिक्षित होते हैं। अतः राष्ट्र का सुनियोजित विकास करने के लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा ही सभी को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है शिक्षा का स्तर बढ़ाना। अब यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाने से तात्पर्य सिर्फ संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप में शिक्षा का स्तर बढ़ाना नहीं है कि एक विद्यालय में 100, 200, 500 या 1000 बच्चों का एडमिशन करवा के हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाने से मतलब है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी प्रदान की जा सकती है जब सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालक भी पूर्ण रूप से सीख पाए और सीख कर समाज की मुख्य धारा से अपने आप को सफलतापूर्वक जोड़ पाए। और ये तभी संभव है जब शिक्षण के दौरान दोनों प्रकार के बालकों को समान रूप से शिक्षण दिया जाए। इसका अगला बिंदु है कि सामाजिक समानता का उपयोग। समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक सुविधाओं का समान अधिकार होता है, जिसमें शिक्षा भी एक उसका अधिकार है। तो समाज में समानता बनाए रखने के लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अतिरिक्त उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करने के लिए एवं व्यक्तिगत जीवन एवं उसके विकास के लिए भी सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। अतः ऐसे विद्यार्थी या ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश, चाहे
वो किसी कारणवश उस शिक्षा से वंचित रह रहे हैं या शारीरिक रूप से असक्षम हैं कि वो शिक्षा ग्रहण कर पाए, तो उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर लाभान्वित किया जाए, जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और एक समाज में उत्तम नागरिक के रूप में अपने आप को निर्धारित कर सके या वहां पर एस्टेब्लिश कर सके। तो इसके लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। अब हम ये देखेंगे कि एक शिक्षक को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि वो इस तरह के सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षण की वो कौन सी विधियां अपनाएं जो कि उनके लिए यूजफुल या फ्रूटफुल हो सके। क्योंकि सामान्य कक्षाओं में जो शिक्षण की विधि, हम चाहे वो व्याख्यान विधि है, चाहे वो प्रदर्शन विधि है, या अन्य कई विधियां हैं जो हम अपने कोर्स में पढ़ते हैं, उनको हम यहाँ पर समावेशी शिक्षा के दौरान हमेशा लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर न केवल सामान्य बच्चों को ही शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि हमें उन बच्चों को भी शिक्षित करना है जो आसानी से इस चीज को या किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। अतः यहाँ पे कुछ विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है और एक शिक्षक होने के नाते हमें उन विधियों की जानकारी होनी चाहिए जो विशिष्ट बालकों के लिए भी उपयोगी एवं सरल सिद्ध हो सके। इसमें हमने 3 प्रकार की विधियों को लिया है। पहली है खेल विधि। खेल विधि इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिनका बुद्धि लब्धि स्तर कमजोर है या जो मानसिक कई ऐसी व्याधियों से ग्रसित हैं जो अपने उम्र या आयु की जो सीमा है उससे भी काफी निम्न स्तर के मानसिक स्तर का विकास जिनके अंतर्गत हुआ है, उनके लिए हमेशा व्याख्यान विधि से पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और खेल एक इस तरह का क्रियाकलाप है जो सामान्यतः रुचिपूर्वक या मनोरंजक होता है। तो खेल विधि का प्रयोग करते हुए एक शिक्षक अपने कई संप्रतियों को, कई प्रकरणों को कक्षा में पढ़ाए, कक्षा में या विद्यालय में कक्षा से बाहर पढ़ाए, जिससे बच्चा उन चीजों को आसानी से समझ पाए। दूसरी विधि हमने ली है सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि से यहाँ तात्पर्य कि विभिन्न विषयों के ऐसे प्रकरण जो कि एक दूसरे से किसी न किसी रूप से संदर्भित है या संबंधित हैं, उनको उसी प्रकार भिन्न भिन्न उदाहरण देकर समझाए या उनके जीवन में, दैनिक जीवन में घटने वाले विभिन्न क्रियाकलापों से जोड़कर उनको समझाया जाए, तो बालक उन चीजों को आसानी से, खासतौर पे वे बालक जो विशिष्ट हैं, मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम हैं, उन बालकों को ये चीजें आसानी से समझाने के लिए सह संबंध विधि का प्रयोग एक शिक्षक कर सकता है। इसकी तीसरी शिक्षण विधि है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो कि बालकों को कक्षा की परंपरागत शिक्षण विधियों से के अतिरिक्त शिक्षा देती है और साथ में उनकी सृजनात्मकता, न केवल उनके मानसिक स्तर, संज्ञानात्मक स्तर, बल्कि उनके सृजनात्मक स्तर का भी पूर्ण रूप से विकास करने में सहयोगी होती है। या दूसरी तरह से हम कहें कि उनके व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत रुचियों का भी विकास कर सकती है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बालक बुद्धिमान हो या ज्ञान ग्रहण कर सके, बल्कि उसमें और भी कई सृजन शक्तियां होती है या किसी और क्षेत्र में इस तरह की दक्षता होती है जिसको बढ़ाकर वो अपने भावी जीवन का विकास कर सकता है या उत्तम नागरिक बन सकता है। तो उनका विकास करने के लिए समय समय पर हम अपने विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अगर चलाते हैं तो वहां हम उन बालकों को पहचान कर उनमें इनका विकास कर सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत खेलकूद संबंधी प्रतियोगिताएं, लेखन प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं एवं गणितीय पहेलियां आदि या अंताक्षरी वगैरह का आयोजन करके हम इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग करके बालक में न केवल ज्ञान का विकास कर पाएंगे, बल्कि उनकी रुचि, अभिवृत्ति एवं उनके कौशलों का भी विकास कर पाएंगे। समावेशी शिक्षण के अंतर्गत हमने अभी शिक्षण विधियों को देखा। इन शिक्षण विधियों को लागू करने के लिए हमारा कक्ष वातावरण किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने कोर्स में ये भी पढ़ा है कि कक्ष वातावरण भी अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, चाहे ये प्रत्यक्ष रूप से और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी कक्षा किस प्रकार का होना चाहिए, ये इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के बालक हों, ये समावेशी शिक्षा का
सर्वोत्तम या पहला एक बिंदु होना चाहिए कि यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के सभी बालक हों, अन्यथा वो समावेशी कक्ष नहीं कहलाएगा बल्कि एक सामान्य कक्ष बनकर ही रह जाएगा। दूसरा, शिक्षक का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार का बालक समावेशी कक्ष में होता है, अतः उसका न केवल प्रतिभाशाली बालक बल्कि सामान्य, वंचित, पिछड़े एवं मंदबुद्धि बालक, इन सभी के प्रति व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। इसके लिए समय समय पर वो बालकों की तरफ देखकर मुस्कुराए, उन्हें उनके क्रियाकलापों को लेकर वांछित रूप से प्रेरित करे, यह आवश्यक है। समावेशी कक्ष में अलग अलग बैठने की अपेक्षा शिक्षक के चारों ओर घेरा बनाकर बालकों को बिठाया जाना चाहिए। यानी जो हमारी सामान्य कक्षा में होता है कि बालक एक ही रो में लाइन बनाकर बैठते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे वंचित बालक है या पीछे बैठने वाले बालक हैं वो पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते हैं। तो बालकों को अपनी नजरों में रखने के लिए या बालकों को विशेष दर्जा प्रत्येक बालक को देने के लिए आवश्यक है कि टीचर स्वयं बीच में रहें और अपने चारों ओर घेरे में बच्चों को बैठाकर उनका शिक्षण का कार्य करवाएं। समावेशी कक्ष में शिक्षण योजना की तैयारी एक दिन पूर्व ही कर लेनी चाहिए। यानी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो अपनी तैयारी ऐसे बच्चों के लिए करवाने के लिए एक दिन पूर्व में ही कर ले, जिससे कि उसके लिए आवश्यक चीजों का एकत्रीकरण भी वो समय रहते कर सके। इसके अतिरिक्त अखबारों की कटिंग, दृश्य सामग्री, कठपुतलियां, पोस्टर आदि का प्रयोग भी समय समय पर या जहां तक हो सके हर बार प्रत्येक प्रकरण में आवश्यकता अनुसार वो करते रहें, क्योंकि ये सब चीजें बालकों को अधिक आकर्षित करती है सीखने के लिए। इसके अंतर्गत मूल्यांकन लिखित की अपेक्षा विशिष्ट बालकों के अनुरूप सतत एवं व्यापक होना चाहिए। सामान्य विद्यालय या कक्षा के अनुसार हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बालकों का मूल्यांकन हमेशा की तरह लिखित रूप में ले लें, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जो विकलांग या दिव्यांग बालक हैं वो लिखकर अपना मूल्यांकन आपको करवा सके या अपनी निष्पत्तियों के विषय में आपको बता सके। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे कक्षों में जो मूल्यांकन का कार्य है वो मुख्य रूप से सतत एवं व्यापक होना चाहिए, यानी चलता रहना चाहिए। और आवश्यक नहीं कि वो लिखित रूप से ही हो, बल्कि जो हमने शिक्षण विधियों में विभिन्न क्रियाकलाप बताए वैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा या विभिन्न मूल्यांकन की विधियों के द्वारा सतत होता रहे। और अंतिम है कि भिन्न भिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। यहाँ हमने जैसे बताया उस तरह से हम भिन्न भिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो एक मुख्य रूप की बात है कि इस समावेशी कक्ष में अधिकांशतः अगर हम दल शिक्षण पद्धति का प्रयोग करें तो वो काफी इफेक्टिव या प्रभावशाली रहेगी, जहां पर एक शिक्षक का कार्य पढ़ाना होगा या व्याख्यान देना या लेक्चर देना होगा और बाकी दूसरे या तीसरे या जो 2-3 शिक्षक हैं उनका कार्य बच्चों को मैनेज करना या उन पर ध्यान देना, उनको नियंत्रित करना आदि होगा। या वो किसी भी समस्या से उस समय कठिनाई से निकल रहे हैं, सीखने में उनको कहीं कठिनाई हो रही है, तो उनकी उन समस्याओं का समाधान करने योग्य वो हो सके। इसलिए दल शिक्षण का यहाँ प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा का महत्व हमारे शिक्षा जगत में क्या है? वैसे हमने इसकी विशेषताओं के रूप में इसको देख लिया है, लेकिन महत्व के रूप में अगर हम इसको देखें तो यह बालकों में आत्मसम्मान की वृद्धि करता है। समावेशी शिक्षा प्राप्त बालक अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं और जो विकलांग या विशिष्ट बालक हैं वो भी ये महसूस करते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं या हम भी सामान्य बालकों की तरह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो इस भावना या इस तरह के वातावरण में रहने से उनमें आत्मसम्मान की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इसका जो महत्व है वो है आपसी समानता का सिद्धांत विकसित होता है। समाज के अंदर उन अपेक्षित बालकों के प्रति समानता का व्यवहार विकसित होता है, समानता की अभिवृत्ति का विकास होता है और एक लोकतंत्रात्मक समाज के लिए जो समानता का सिद्धांत है वो भी विकसित होता है। इसके अंतर्गत सामान्य एवं बाधित बालकों के मध्य प्राकृतिक वातावरण का विकास होता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग इन विशिष्ट बालकों के रूप में जब आगे जाके नागरिक बनता है तब तक, यानी बालक से जब वो एक नागरिक बनता है तब तक अलग एक
इनकी धारा चलती है या समाज में एक अलग वर्ग की तरह ये लोग जीते हैं। अतः उनको अलग वर्ग न रहने देने के लिए समावेशी शिक्षा एक ऐसा वातावरण, एक प्राकृतिक वातावरण, क्योंकि प्रकृति ने हमें सबको समान माना है, वातावरण का विकास करती है जो सामान्य एवं बाधित के भेदभाव को, दूरी को मिटा देती है। शैक्षिक उन्नति के अवसरों को बढ़ावा देना, शिक्षा में उनकी भागीदारिता यानी विशिष्ट बालकों की भागीदारिता को भी यह समावेशी शिक्षा बढ़ाती है। यह समावेशी शिक्षा मितव्ययी है क्योंकि यहाँ जहाँ 2 विद्यालयों की आवश्यकता हमें पड़ती है, सामान्य बालकों को अलग शिक्षा देने के लिए और विशिष्ट बालकों को अलग शिक्षा देने के लिए, उसके स्थान पर हम एक ही विद्यालय में कम संसाधनों के द्वारा बालकों को पढ़ा सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। इसलिए ये कंपैरेटिवली मितव्ययी होती है। इसके साथ साथ ही जो इसका अंतिम महत्व है वो है बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और बालकों में सामाजिक गुणों का विकास तभी हो सकता है जब वो सामाजिक रूप से यानी एक ग्रुप में रहकर, सामूहिक रूप में रहकर अपने सारे क्रियाकलाप करे, तभी ये गुण विकसित हो सकता है। और विशिष्ट बालकों में स्पेशली ये गुण तभी विकसित हो सकता है जब समाज की वो मुख्य धारा से जुड़ सके, और समावेशी शिक्षा इसके लिए एक उपयुक्त तरीका होता है। अतः बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए भी ये अपने आप में उपयोगी है। इस तरीके से हमने देखा कि समावेशी शिक्षा किस तरह से आज के संदर्भ में हमारे लिए अनिवार्य एवं आवश्यक है, जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक को एक दूसरे से जोड़कर रखने का प्रयास कर रही है। तो ये हमारे शिक्षण के लिए आवश्यक मानी गई है। धन्यवाद।